Good morning, students. As you all know that we were reading a chapter challenges to national building. Till yet, what we have gone through, let's brush up that. We have gone through that what were the three major challenges. Challenges तो बहुत सारे थे, लेकिन जो मेजर challenges थे जिनसे सबसे पहले फाइट ऑन करना था वो कौन कौन से थे. We see that immediately after the independence there were many challenges, many problems, which were the part of the building of our nation, our country, India. Now among them क्या था? India needed a solution. अब there are many challenges but we categorize them, or the main challenges were three only. अब उन थ्री चैलेंजेस में से सबसे पहला था शेप ऑफ द नेशन, जिसकी हम आज बात करेंगे. शेप ऑफ द नेशन क्या कहता है? शेप ऑफ द नेशन बात करता है द करंट मैप ऑफ इंडिया. जो इंडियन यूनियन का करंट मैप है उससे वो कैसे बना, वो कैसे सामने आया निकल के. बिकॉज येस्टरडे टू नेशन थ्योरी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. दो अलग अलग नेशन जो थे बन गए थे. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं तो शेप ऑफ नेशन क्या था? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चैलेंज was the political unification या political integration of the territories of India. India is a land of diversity, of very huge size. बहुत बड़ा जो मास लैंड है वो इंडिया था. There were around 600 states. उस वक्त हमारे पास क्या क्या था? हमारे पास जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास 600 स्टेट्स हुआ करते थे जो कि इंडिपेंडेंट कर दिए गए. ब्रिटिशर्स ने हमें ऐसे ही आज़ाद किया था. इन 600 स्टेट्स को उन्होंने आज़ाद कर दिया. वॉट एवर दे वॉन्ट. उनके पास तीन चॉइस छोड़ दी उन्होंने. कौन कौन सी तीन चॉइस छोड़ दी थी? या तो वो इंडिया में मिल जाए, या वो पाकिस्तान में मिल जाए, या अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन बना लें. तो उनको समझा बुझाकर कैसे भी इंक्लूड करना, दैट वाज द मेन चैलेंज व्हिच वी एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री वर फेसिंग एट दैट टाइम. हम फेस कर रहे थे. नाउ द पार्टीशन ऑफ द पॉपुलेशन वाज अगेन अ बिग ट्रॉमा, जो कि शेप अप करने में भी हमको प्रॉब्लम दे रहा था. द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर्ड टू प्रूव एवरीवन्स फियर वर्स्ट. बुरे से बुरा जितना हो सकता था उसने उसको प्रूव किया. हेंस देयर वाज अ सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया. क्या था वो ये था, वुड इंडिया सर्वाइव एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, एज अ यूनिफाइड कंट्री? क्या खड़ी रह पाएगी इंडिया? क्या ऐसा हो पाएगा? अब टू get over from this problem, Sardar Vallabhbhai Patel, he took upon himself the task of integrating these princely states, which he completed perfectly. शायद कोई और अगर इस काम को करता तो वो कर ही नहीं पाता, या इतनी एफिशिएंटली नहीं कर पाता जितनी एफिशिएंटली वल्लभ भाई पटेल ने इस टास्क को दिया. तो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज क्या थी? सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज हमारे यहाँ पर थी हाउ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कल. अब ये जो क्या प्रॉब्लम क्या थी इस इंटीग्रेशन में? बेसिकली पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. देखो, द वेरी फर्स्ट चैलेंज व्हिच केम इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू इंडियन यूनियन. भाई वो अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको एक मिला के इंडियन यूनियन में हम कैसे करें? द इंटीग्रेशन पर्पस was as usual and not at all smooth and had various difficulties. हमें लग रहा था कि अलग अलग भैया आके एक में मिल जाओ, लेकिन
उन सारे प्रिंसेस को अब उनके लेवल पर सेटिस्फाई करना कि दे ऑल आर सेफ एंड सिक्योर इफ दे आर इन इंडियन यूनियन, ये समझाना जो है वो बहुत बड़ी बात थी। और कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे वो, दूसरी बात कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी, छोटे मोटे स्टेट नहीं था, और एक आध नहीं था, लगभग 600 स्टेट्स ऐसे थे जिनको कि इंडिपेंडेंट कर दिया गया था। तो क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वॉज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया और विद द पैरामाउंटेसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट्स वुड ऑल्सो लैप्स, खत्म हो जाएगी वो। उनके ऐसे चले जाने के बाद उनकी जो पैरामाउंटी है, उनका जो कंट्रोल है, उनका जो होल्ड है, वो खत्म हो जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दीज स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे विश। इट्स टोटली upon them. If they wish, they can remain as a separate nation. Now there was a very serious problem and could threaten the very existence of a united India. क्योंकि इंडिया इज अ लैंड ऑफ डिवर्स कल्चर, जहां पर हर 100 किलोमीटर के बाद बोली, भाषा, कपड़ा, कल्चर सब कुछ चेंज हो जाता है, तो वहां सबको कलेक्टिव रूप से रखना, अगेन दैट वाज अ प्रॉब्लम। नाउ अनदर प्रॉब्लम दैट अराइज वेरी सून वाज, फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर्स ऑफ द ट्रेवनकोर अनाउंस दैट हिज स्टेट विल डिसाइड ऑन एन इंडिपेंडेंस, कि हम तो भैया अलग रहेंगे, हम नहीं मिलेंगे तुम में। अब इसके बाद क्या है, जब एक ने कर दिया तो आगे लोगों की हिम्मत बढ़ती चलेगी। तो हम देखते हैं निजाम ऑफ हैदराबाद, ही ऑल्सो मेड द सिमिलर अनाउंसमेंट, उसने भी यही कर दी। सिमिलरली नवाब ऑफ भोपाल जो था, उसने भी बोल दिया कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं कर रहे इंडिया की, हम इंडिया यूनियन में नहीं मिल रहे। नाउ इन रिस्पॉन्स of the rulers of the princely states mean that after independence there was a very real possibility that India would be further divided into number of small countries, क्योंकि भोपाल अलग कंट्री बन जाएगा, ट्रेवनकोर अलग हिस्सा अलग बन जाएगा, हैदराबाद अलग बन जाएगा, मणिपुर ने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी इनिशियली बिगनिंग, कश्मीर प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा था। तो अगर ये छोटे 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 पार्ट्स भी सेपरेट फ्रॉम इंडियन मैप, तो सोचो क्या अजीब सा हमारा जो नक्शा है वो बन जाता। और अगर इनको नहीं इंक्लूड किया, कैसे करा वो हम बाद में देखेंगे, अगर इनको इंक्लूड नहीं किया जाता उस वक्त, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता, तो क्या होता, हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं या 200 साल की आजादी की लड़ाई में जिस नक्शे की हम बात कर रहे थे, वो नक्शा बन ही नहीं पाता। तो अब भैया जिसको आजादी देखो मिलेगी तो ऑब्वियसली वो लेना चाहेंगे, दिस इज समथिंग वेरी सिंपल। अब गवर्नमेंट की अप्रोच क्या रही, सबसे पहले हम ये देखते हैं आपकी व्हाट वाज इंडियन गवर्नमेंट्स अप्रोच और व्हाट वाज इंडियन गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, क्या हम लोगों ने बनाया। नाउ द इंटरिम गवर्नमेंट जो सब बनी इंडिया में, जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट है वो बनी, इट टुक अ फर्म स्टैंड against the possible division of India into small participants of different sizes. Now the Muslim League opposed that the Indian National Congress, the Muslim League opposed that the Indian National Congress and took the view that the states should be free to adopt any course they like. Now Sardar Vallabhbhai Patel, he took or played, we can say, a historical role in the integration with the rulers of the princely states. But कैसे किया उन्होंने ये diplomatically, and he brings most of them into Indian Union. It was not too easy and the process was too long, but it was a very complicated task which requires skillful persuasion. For instance, 26 there were 24 small states in today's ओडिशा। गुजरात में हम देखते हैं 14 जो है वो पार्ट्स हैं। इस तरह से 100 स्मॉल प्रोविंस, खाली गुजरात में ही 19 पार्ट, 14 बड़े बड़े राज्य थे। तो उन सब से बात करना और उनको पढ़ाना नहीं था, लेकिन कुछ पॉलिसीज जो है वो बनाई, 3 मेन पॉलिसीज बनाई उन्होंने। पहला ये, द पीपल
of most of the princely states, they clearly wanted to become the part of Indian Union. और ये किसका प्रभाव था? ये प्रभाव था हमारे नेशनल मूवमेंट का, जो कि इंडिपेंडेंस के लिए हम लोगों ने लड़ा था। दूसरी इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने क्या रखी, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी गवर्नमेंट ने रखी, the government was prepared to be flexible in giving autonomy to some of the regions, क्योंकि there were few states, जैसे मणिपुर की प्रॉब्लम है, हमारे सेवन सिस्टर्स है, इन लोगों की बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि इनको ये लगता था आफ्टर मिंगलिंग अप इन इंडिया, अगर हम इंडियन यूनियन में मिल जाते हैं तो हमारा आर्ट, ट्रेडिशन, कल्चर, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इंडिया एक नेशनल रिलीजन बना देगा, नेशनल कल्चर बना देगा, लैंग्वेज बना देगा, बाकी सब चीजें खत्म हो जाएगी, ये भी एक डर था। सो टू रिमूव एवरीवन फ्रॉम दिस फेयर, इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऑप्टेड टू गिव ऑटोनॉमी टू द रीजन्स। Now this idea was to accommodate plurality and to adopt a flexible approach in dealing with the demands of the region. ये उस वक्त need of the hour था। एक चीज और हमें इससे फायदा हो रहा था। क्या फायदा हो रहा था हमको इससे? कि इतने बड़े डाइवर्स कल्चर और रीजन के साथ हम इंडिया को ग्रो करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज होगी। तीसरी अप्रोच जो थी गवर्नमेंट की, वो क्या थी? देखो, इन द बैकड्रॉप ऑफ पाकिस्तान और इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन वी मस्ट से, which brought into focus the contest over demarcation of territories. पहले जो टेरिटरीज मार्क थी वो कैसे थी? दोज वर मार्क्ड बाय ब्रिटिश रूलर्स, और कैसे उन्होंने मार्क किया था, किस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह चला पाए, ये एक प्रॉब्लम थी। नाउ द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड assumed supreme importance. The rulers of most of the states, जितने भी states थे, उनके जो rulers थे, they signed one document, एक document जो है वो सबसे साइन करवाया गया, जिसको क्या बोला गया? जिसको बोला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको बोला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसका क्या मतलब है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, इसका मतलब ये है दैट स्टेट्स जो हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, दे अग्री विलिंगली, दे अग्री टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। बाकायदा डॉक्यूमेंट साइन कराया गया इसके लिए। अब एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, दे प्रूव टू बी वेरी डिफिकल्ट रादर देन अदर ऑफ द स्टेट्स। The issue of Junagadh was resolved after the plebiscite confirmed people desire to join India. जूनागढ़ का प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व कर लिया गया। क्यों? जूनागढ़ के लोग जो हैं वो यही चाहते थे कि इंडिया में मर्ज हो जाएं हम लोग, तो ये था। तो शेप ऑफ द नेशन, ये सारी चीजें करी गई। अब देखो, ये सारी चीजें तो हमने कर ली, लेकिन अदर देन दैट भी हमारे पास उस वक्त जो है वो और प्रॉब्लम्स चल रही थी। कि कौन कौन सी थी वो प्रॉब्लम? बहुत सारे जो हमारे स्टेट्स हैं वो अननेसेसरीली भी उन्होंने चीज़ों की जो डिमांड है वो करी थी कि क्यों हम मिले। कई ऐसे भी थे हमारे जो कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अननेसेसरीली डिमांड की थी। सो ये प्रॉब्लम आ रही थी। एक चीज और हम इसमें देखेंगे पहले कि व्हाट वाज द टास्क ऑप्टेड बाय वल्लभ भाई पटेल ने, जो टास्क ऑप्ट किया था अपनी तरफ पर, वो कितना ज्यादा इजी था, कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन थी। तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन थी ही। अब बाकी सारे जो हम देखते हैं जितने भी स्टेट्स थे हमारे, उन सबको तो इंडिपेंडेंटली बातचीत के जरिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा लिया हमने। जूनागढ़ में भी हम क्या देखते हैं कि जूनागढ़ के जो लोग थे, उन लोगों के डिजायर वाज टू मर्ज अप विद इंडियन यूनियन, तो कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत वाली जगह कहाँ बची? सबसे पहले हम देखेंगे हैदराबाद निजाम था वहां का रूलर। निजाम ऑफ हैदराबाद जो है उसने बहुत
प्रॉब्लमेटिक टू केम। अब निजाम ऑफ हैदराबाद के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। निजाम ऑफ हैदराबाद क्या है? निजाम ऑफ हैदराबाद एट दैट टाइम वाज द रिचेस्ट किंग। उसकी खुद की अपनी आर्मी थी जिसको कि रजाकर बोला जाता था। उसकी खुद की आर्मी को, फोर्स को रजाकर्स के नाम से जाना जाता था। जेम्स, ज्वेलरीज, इस तरह की बहुत सारी जो है सेशंस उसके पास थी। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि बहुत रिच था, हमारा जो निजाम है वो बहुत ज्यादा रिच था। अब रिच होने के साथ साथ ही वॉज इनह्यूमन टू। उसका जो बिहेवियर है वो विद द गवर्नमेंट ऑफ विद द पीपल ऑफ हैदराबाद वॉज नॉट एट ऑल गुड। तो लोग जो हैं वो भी उससे बहुत ज्यादा खुश जो नहीं थे, वो लोग भी उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। तो दिस इज हाउ हम देखते हैं कि हैदराबाद के निजाम को क्या है, लोगों का, अपने ही लोगों का जो सहयोग है वो उसे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो ये एक प्लस पॉइंट था। अब द पीपल ऑफ हैदराबाद जो थे, देखो निजाम नहीं चाहता था इंडियन यूनियन में मिलना, बट द पीपल ऑफ हैदराबाद दे वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। वो चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट बने या इंडियन यूनियन का पार्ट रहे। दे वांटेड दैट ओनली, वो उसको उस चीज को चाहते थे। तो लोगों का प्रेशर भी था। When people started protesting against it, जब लोगों ने इसके अगेंस्ट में जाना, निजाम के अगेंस्ट में जाना शुरू करा और ये बोलना और बताना शुरू करा कि हम इंडियन यूनियन में जाते हैं, तो उसने अपने रजाकर भेजकर लोगों को डराया, धमकाया। The women were being raped. So these razakars, they behaved very brutally with the people of Hyderabad. Gradually लोग, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए एंड दे सेंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स। कहां पे उन्होंने भेजा? उन रिप्रेजेंटेटिव्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके, और बताया कि